मनु, तुम तो सुहाग रात के मामले में अनुभवी हो। अपन तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी हैं। कहते हुए संदीप नशे में झूमता हुआ पलंग पर औंधे मुंह गिर पड़ा। मान्या ने दिल में लगने वाले इस तीर को सहते हुए संदीप को सहारा देकर सीधा किया और फिर गुमसुम सी बैठ गई। थोड़ी देर में संदीप गहरी नींद में सो गया था, लेकिन मान्या की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह अभी भी विधाता के खेल को नहीं समझ पा रही थी कि उसने मान्या के साथ इंसाफ किया था या नाइंसाफी की थी। चांद जैसे जैसे आसमान पर चढ़ता जा रहा था, मान्या के दिल का जख्म नासूर सा बनता जा रहा था। पुरानी यादें चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। रूपेश, मैं तो अब थक गई हूँ, चलो वापस होटल चलते हैं, मान्या ने हाँफते हुए कहा था। तब रूपेश ने शरारत से उसे गोद में उठा लिया था और कहा था, मान्या, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है, इसमें ही तुम थक गई हो तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटोगी। मान्या ने फिर बच्चों की तरह मचलते हुए कहा था, रूपेश, तुम भी थक जाओगे, बस बहुत हो गया, कल फिर आएंगे, अभी तो होटल वापस चलो। रुपेश ने मान्या का सिर अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया और दोनों गुमसुम से होटल लौटने लगे। थोड़ी दूर चलने पर मान्या ने फिर कहा, रूपेश, मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी मानती हूँ जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। इतना प्यार करने वाले मम्मी पापा, बंगला, पैसा, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार, क्या ये सब कुछ मुझे सहज ही नहीं मिल गया तुमसे शादी करके? और मैं क्या कम किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की मुझे मुफ्त में मिल गई। दोनों के हंसने की सम्मिलित आवाज घाटी में दूर तक फैल गई थी। अपने कमरे में आकर रुपेश ने हीटर जला दिया और इंटरकॉम पर खाने का ऑर्डर देकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। मान्या फिर खिड़की के पास आकर मसूरी की अंधेरी गहरी खाइयों को देख रही थी। यदि खुदा ना खास्ता वह इन खाइयों में गिर गई तब उसे कौन बचाएगा। ये तो इतनी गहरी और घनी है कि वह रुपेश रुपेश चिल्लाएगी तब भी आवाज ऊपर तक नहीं आएगी और तब माँ रुपेश की याद में घुट घुट कर मर जाएगी। यह सोचते सोचते उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया। तभी रुपेश ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। फिर एकदम से अलग होते हुए बोला, अरे मान्या, तुम तो पसीने से तरबतर हो रही हो, माथा भी गर्म हो रहा है, तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए रुपेश डॉक्टर का पता लेने कमरे के बाहर जाने लगा। तब मान्या ने उसे रोकते हुए कहा, रुपेश, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। मैं तो यहाँ की गहरी खाइयों को देखकर डर गई थी। तब रुपेश ने हंसते हुए कहा, मान्या, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर की बात मन से निकाल दो और फिर मैं रहूं या ना रहूं, तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, यही मेरी तमन्ना है। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। वेटर खाना लगा गया था। खाना खाकर रुपेश टीवी देखने लगा और मान्या अपने सास ससुर से फोन पर बात करने लगी थी। हनीमून के 15 दिन कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं हुआ। दोनों वापस दिल्ली आ गए थे और रुपेश फिर अपने कारोबार में लग गया। दोनों ने अपनी आपसी सहमति से 5 साल तक घर में कोई मेहमान नहीं लाने की योजना बनाई थी। एक दो बार जब मान्या की सास ने इस बारे में बात की तब मान्या की कुटिल हंसी से समझ गई कि अब उनका पुराना जमाना नहीं रहा और इधर शादी हुई उधर बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई और यदि बच्चे नहीं हुए तो बहू पर लांछन लगाने शुरू हो गए। चांद अब उतार पर आ गया था, लेकिन मान्य की पथराई सी निगाहें बंद कमरे की दीवारों पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जीवन कितना क्षण भंगुर है, इसका एहसास
उसे तब हुआ जब लंदन से वापस आने वाली फ्लाइट के क्रैश हो जाने से रुपेश उससे बिछड़ गया था। सब कुछ जैसे रुपेश के साथ चला गया। बड़ा घर, सुविधा, आराम की सब चीजें मान्या को कोटने को दौड़ती थी। एक दिन रुपेश के पिता जी देवेंद्र खन्ना ने मान्या से कहा, बेटी, ये जिंदगी बहुत लंबी है। तुम्हें मैं आंसू बहाते हुए देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी करके हम तुम्हारे जीवन को फिर से खुशियों से भर दें। लेकिन मान्या इस स्थिति को स्वीकारने के लिए दिल से तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि रुपेश की याद के सहारे पूरी जिंदगी काट दे। एक दिन सुबह सुबह मान्या अपने ससुर के लिए चाय लेकर जा रही थी कि कमरे से आती आवाज पर उसके पांव दरवाजे के बाहर थम गए। कंपनी के वकील कह रहे थे, खन्ना साहब, कानूनी तौर पर आपकी पुत्रवधू इस कारोबार और संपत्ति की हकदार है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लड़के के नहीं रहने पर मान्या कानूनी तौर पर संपत्ति और कारोबार की हकदार नहीं रहे तो मान्या की शादी कर दें। इस पर खन्ना साहब बोले, वकील साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि मान्या की शादी कर दूं। इससे समाज में मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैंने अपनी पुत्रवधू को पुत्री के समान समझते हुए उसका घर बिना किन्हीं पूर्वाग्रहों के बसाया। फिर दोनों की जोर जोर से हंसने की आवाज बाहर आई। खन्ना साहब अब रोज मान्या को अतीत की याद दिलाकर भविष्य सुधारने के लिए उकसाते। इधर मान्या की सास सब कुछ समझते हुए भी मान्या को ताने देते हुए कहती, अरे 3 साल में एक बच्चे को भी इस घर में नहीं लाई। उसी के सहारे ये बुढ़ापा हंसते खेलते गुजर जाता है। कैसी मनहूस लड़की से मैंने रुपेश की शादी की थी। रुपेश के जाने के साथ ही रुपेश के माता पिता का व्यवहार मान्या के प्रति बेगाना सा हो गया। और फिर कंपनी के वकील के साथ खन्ना साहब की बात में मान्या डर गई थी। मान्या ने एक दिन अपने मायके जाकर वहीं रहने का अनुरोध अपने सास ससुर से किया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिर सब तरफ से हार कर मान्या ने खन्ना साहब को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी और एक सादे समारोह में मान्या की शादी संदीप के साथ हो गई। सुबह की लाली आसमान पर छाने लगी थी। मान्या की पूरी रात जागते हुए बीती। संदीप ने करवट बदलते हुए फिर कहा, मनु, तुमने तो पूरी रात ही बेकार कर दी। अरे थोड़ी देर के लिए मुझे रुपेश ही समझ लेती। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कहते हुए मान्या कमरे से बाहर निकल गई। मान्या अभी किचन में जाकर चाय के लिए गैस पर पानी चढ़ाया ही था कि उसे संदीप की माँ की आवाज सुनाई दी, अरे उस घर भले ही तो कुछ भी करती हो, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन इस घर में तुझे नहा धोकर ही किचन में आना होगा। बिना किसी प्रतिवाद के मान्या ने उनकी बात मान ली थी। संदीप तैयार होकर ऑफिस चला गया। दोपहर को उसकी कुछ सहेलियां मिलने आई। उनमें से तुली ने मान्या से कहा, मान्या कुछ भी कहे, तू है किस्मत वाली। पहले रुपेश था और अब संदीप। सच में हम तो एक से ही बंधे हैं। मान्या ने महसूस किया कि वह जहां से गुजरती है लोगों की अजीब सी निगाहों का सामना करना पड़ता है। उसे एहसास होने लगा कि पुनर्विवाह एक दो-धारी तलवार की तरह है। लोग इसका एक पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू जिसे नारी भुगतती है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अतीत, वर्तमान और भविष्य के चक्रियों में नारी फंस जाती है। एक बार रात में संदीप अपने दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा था। उसके दोस्त कह रहे थे, संदीप, तूने रुपेश की जूठन को क्यों स्वीकार किया? अरे तुझे तो एक से एक लड़कियां मिल जाती। तब संदीप, जो नशे में हो चुका था, बोला, खन्ना ने इस शादी के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी
रकम के एवज में मान्या से शादी करना क्या बुरा है। और इसके साथ सब हंसने लगे। अब तक मान्या सभी पहलुओं से परिचित हो चुकी थी। समय अबाध गति से गुजर रहा था। मान्या जितनी सामान्य होने की कोशिश करती, रोज ही कोई न कोई ऐसी घटना घट ही जाती जिससे उसके अहम को चोट पहुंचती थी। संदीप बात बात में उसे उसका अतीत याद दिलाता और ताने देता रहता था। मान्या सोचती कि क्या पुनर्विवाह करने वाली हर नारी को इस तरह की दोहरी मानसिकता में रहना पड़ता है। एक दिन जब संदीप सुबह उठा तब कमरे में उसे मान्या नहीं दिखी। बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें मान्या ने लिखा था, संदीप, शायद पुनर्विवाह नारी के लिए एक दुखद पहलू ही है। हो सकता है इसके पीछे सोच अच्छी रही हो। नारी को असहाय समझते हुए सहारा देने की अवधारणा इसके पीछे रही हो, लेकिन जब सहारा एहसान सा दिखने लगे और नारी मन को ओछी मानसिकता के चलते घर बाहर सब जगह दूसरे दर्जे का स्थान मिले, वह भी जिंदगी भर तानों के साथ, इससे अच्छा तो यह है कि रास्ते ही बदल दिए जाएं। मैं ही तुम्हारी जिंदगी से हट जाऊं, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम अपनी खुशी के लिए सुविधा अनुसार तलाक के कागजात भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगी। मान्या। चिट्ठी पढ़कर संदीप एक बार तो सोच ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया। साथ ही उसे मान्या की अंतः पीड़ा का भी एहसास हुआ जिसे उसने समझा ही नहीं था। पुनर्विवाह पुरुष के लिए भले ही सहज होता हो, परंतु नारी के लिए उतना ही कष्टप्रद हो सकता है। जब उसे उसका पति ही सही परिवेश में ना ले, संदीप ने सोचा था कि उसने मान्या से शादी करके उसके ऊपर बड़ा एहसान किया है। अब वह जिंदगी भर संदीप के एहसान के तले जीती रहेगी। लेकिन मान्या ने जल्दी ही वास्तविकता से उसे परिचित करा दिया। संदीप संताप की आग में जल रहा था। अगले दिन वह मान्या के मायके गया। उसे लगा मान्या ने यह सब बातें घर में भी बता दी होंगी, जिससे उसे मान्या के माता पिता और मान्या के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हालात ने मान्या को इतना कठोर बना दिया था कि मानो उसे जहर का प्याला पीने की आदत हो गई थी। मान्या ने सहज संदीप से पूछा, अब क्या लेने आए हो? संदीप ने शर्म से झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द समझने में मुझे थोड़ी देर लगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ कर दो मान्या। अतीत के दरवाजे आज से तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। अब तुम और मैं केवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। पूर्व की तरह मान्या बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सामान बांधने लगी संदीप के साथ जाने के लिए, यह सोचते हुए कि शायद इसी तरह